नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सत्ता में आने पर बंगाल को सोनार बंगला बनाएगी भाजपा, ये बातें कही है कैलाश विजयवर्गीय ने। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिलीगुड़ी में आज भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ही सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसे सोनार बंगला अर्थात सोने का बंगाल बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। विजयवर्गीय ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद से अभी तक काफी संख्या में उद्योग धंधे बंगाल से बाहर चले गए हैं। बंगाल में सरकार बनने के बाद राज्य में नए नए उद्योग लाए जाएंगे। कल कारखाने स्थापित होने से लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों के विरोध काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है। नीट व जेईई परीक्षाओं पर बोलते हुए उन्होंने राज्य सरकार से छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्हें सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की ओर से अफमान तूफान के पीड़ितों की मदद के लिए भेजी गई राहत जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। उन्होंने पहाड़ के स्थायी समाधान के पत्रकारों के प्रश्न पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर क्या काम और कितना विकास हुआ है, इसकी जानकारी पहाड़ के सांसद राजू बेस्टा देंगे। पश्चिमी बंगाल की सरकार गैर जिम्मेदार सरकार और अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की भी चिंता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी के साथ बैठकर एक गाइडलाइन बनाई कि परीक्षा किन आधार पर हो सकती है। इस कोविड-19 के दौरान उन सब बातों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश के युवाओं का कोविड-19 के कारण एक वर्ष समाप्त हो, पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान नहीं रखें। विशेषकर मैं पश्चिमी बंगाल का उल्लेख करना चाहूँगा। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं और इसलिए 13 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा, उसके एक दिन पहले लॉकडाउन है। विद्यार्थी कैसे मूवमेंट करेंगे, कहाँ रुकेंगे? इससे यदि आप तुलना करें तो उड़ीसा में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। 36,000 विद्यार्थियों के रहने की, खाने की, आवागमन की सारी व्यवस्था उड़ीसा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उड़ीसा के एक भी उद्योग बड़ा ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में नहीं आया और ये बहुत जवाबदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ इस सरकार से कि अभी तक जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है उसके लिए एक श्वेत पत्र जारी करे कि सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आया है। एक समय था बंगाल के अंदर, बंगाल औद्योगिकरण में देश में नंबर 1 था। सारे देश के लोग नौकरी की तलाश में यदि किसी राज्य में जाते थे तो बंगाल में आते थे। आज बंगाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौजवान सारे देश के अंदर घूम रहा है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस कि पिछले दिनों जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, लॉकडाउन हुआ, सारे देश में मजदूर अपने अपने राज्यों में जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने प्रदेश के वे मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे उनके लाने की कोई व्यवस्था नहीं।
जब हमारे जैसे लोगों के पास पश्चिम बंगाल के मजदूरों के फ़ोन आए, हमने सरकार से निवेदन किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया। मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 मजदूर थे पश्चिम बंगाल के। हमने उनसे, वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 3 ट्रेन राज्य सरकार के खर्चे से बंगाल भेजी। ममता जी ने नाम दिया कोविड ट्रेन। ये कोविड ट्रेन है। अपने प्रदेश के मजदूरों की भी कोई चिंता नहीं, वे अपने आप तो रोजगार दे नहीं पाती। जब वो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं और विपरीत परिस्थिति में वो अपने घर में आना चाहते हैं, तो उनके घर आने की कोई व्यवस्था नहीं सरकार ने की। सब राज्य सरकारों ने अपने अपने मजदूरों को, जो विभिन्न जगह काम कर रहे थे, उनको लाने के लिए व्यवस्था की। देश के अंदर एक ही प्रदेश पश्चिमी बंगाल था जहां पर मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। एनजेपी थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 250 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एनजेपी थाने की पुलिस को शनिवार रात को खबर मिली थी कि प्रकाश नगर इलाके में कुछ लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, ब्राउन शुगर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सफेद पोशाक में पुलिस वहां पहुंची और उन सभी को रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संजीत रावत, अंकित शर्मा, मोहम्मद सराज और तन्मय घोष है। तन्मय दुर्गापुर का रहने वाला है, लेकिन वह सिलीगुड़ी में भाड़ा लेकर एक घर में रहता था। आरोपियों के पास 250 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए है। एनजेपी थाने की पुलिस ने सभी आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया। पुलिस यहां पता लगाने की कोशिश कर रही कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। भारत चीन सीमा एलएसी पर शहीद हुए अलीपुरद्वार के जवान की मूर्ति परेड ग्राउंड में की जा रही है स्थापित। भारत और चीन के जवानों के बीच 16 जून 2020 को संघर्ष हुआ था। दरअसल चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला किया था और इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसमें एक जवान अलीपुरद्वार के बंदीपाड़ा के निवासी विपुल रॉय भी थे। इस अमर शहीद जवान की शहादत को याद करने के लिए अलीपुरद्वार प्रशासनिक भवन डुवर्स कन्या के नजदीक स्थित परेड ग्राउंड में उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही है। अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती के नेतृत्व में इस मूर्ति का काम जोरों शोरों से चल रहा है और उम्मीद है कि दुर्गा पूजा से पहले इस मूर्ति का विमोचन कर दिया जाएगा। प्रसिद्ध मूर्तिकार हिमांशु सिंह इस मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने बताया कि इस अमर जवान की शहादत को हमेशा याद रखने के लिए मूर्ति स्थापित की जा रही है। বিপুলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে আগেই ঘোষণা করেছিলাম তার একটা মূর্তি আমরা ডুয়ার্স থানার সামনে আলিপুরদুয়ার জেলা হেডকোয়ার্টারে আলিপুরদুয়ার শহরে আমরা করব। সেই মূর্তি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। আমরা এটা ভেবেছিলাম 3 মাস লাগবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মূর্তির যে তৈরি যিনি করছেন শিল্পী, তার উদ্যোগে উৎসাহে হিমাংশু সিং মূর্তিটা ইতিমধ্যেই প্রায় 70% কমপ্লিট তিনি করে ফেলেছেন। খুব সম্ভবত আগামী 15 দিনের মধ্যে মূর্তির কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপর ওখানে একটা বাউন্ডারি হবে, বিউটিফিকেশন হবে, সব মিলিয়ে 1 মাসের মধ্যে আমরা উদ্বোধন করব। অর্থাৎ পুজোর আগেই আমরা শহীদ বিপুল রায়ের মূর্তি উদ্বোধন করতে। যেটা চীনের সীমান্তে যে ভারতীয় সৈনিক যেটা শহীদ হয়েছে আর কি, তারই প্রতিকৃতি এটা, তারই মূর্তি এটা। কে করছেন এটা? এটা উদ্যোক্তা আমাদের মাননীয় বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, তার উদ্যোগই হচ্ছে। তার সঙ্গে আরও আমাদের জেলা প্রশাসন যুক্ত আছে। এটা আরও মোটামুটি ধরো 20 দিন বা টোটাল 1 মাস আর কি, যেটা কালার টালার সহ 1 মাস আর টার্গেটটা আছে আর কি। বক্তব্য কি, আপনি কি বলবেন? মূর্তি সুন্দর কতটুকু হবে জানি না, এটা মানুষের ব্যাপার আর কি, বা মূর্তিটা যদি অ্যাকুরেট করতে পারি তাহলে সবচেয়ে সুন্দর সেটাই হবে। তা আমি চেষ্টা করতেছি। তবে বাড়ি থেকে এই বিপুল রায়ের ভাই আর অন্য পরিজন এসেছিলেন, তারা মূর্তি দেখে গেছে। তারা মোটামুটি বলে গেছে যে 80% মূর্তি কমপ্লিট আছে। এখন যে 20% যেটা বাকি আছে, তাহলে চোখ মুখ একটু ফিনিশিং টুকটাক টাচ, কোথাও একটু বেশি কোথাও একটু কম, এই ব্যাপারটা আছে। আর বডি এক্সপ্রেশনটা এটা আমাদের মোটামুটি ভারতীয় সৈনিকের যে বীর পুরুষ, তার একটা
মানে নমুনা এর মধ্যে যাতে ফুটে ওঠে আর কি। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मैत्री के द्वारा वाहनों को किया गया सैनिटाइज, बांटे गए मास्क। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर ही है। तमाम क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्था कोविड-19 संक्रमण को रोकने के मद्देनजर लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मैत्री के द्वारा पानी टंकी मोड़ परिसर में आवाजाही करने वाले वाहनों की सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया और लोगों के बीच मास्क बांटे गए। इस विषय पर अधिक जानकारी क्लब के सदस्यों ने दी है। आज हम लोग ये थर्ड संडे है सिलीगुड़ी में, ये आपको मालूम होगा, आप आए थे वेनस मोड़ में, तो वही प्रोग्राम और थोड़ा ऊंचा करके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, कार सैनिटाइजेशन हो रहा है। उसके साथ में हम लोग माइक से भी प्रचार कर रहा हूँ। हम लोगों का आज का मेन जो प्रोग्राम है, इसका जो ये है सचेतनता के लिए प्रचार करना, बस आज का प्रोग्राम का मूल उद्देश्य यही है। ये आज हमारा जो लास्ट मीटिंग हुआ था बोर्ड मीटिंग में, आज तक का लिए प्रोग्राम था। नेक्स्ट 1-2 दिन में हम लोग का मीटिंग होने वाला है। शायद नेक्स्ट संडे में हम लोग और एक मोड़ में जाएंगे और एक गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग का प्रोग्राम चलता रहेगा। लाखों रुपए के फेंसिडिल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मालदा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर काफी मात्रा में फेंसिडिल की बोतलों के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से फेंसिडिल की 600 बोतल बरामद की गई, जिसका बाजार मूल्य करीब 1.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार शनिवार देर रात शाहपुर ग्राम पंचायत के डिस्को मोड़ इलाके में फेंसिडिल की तस्करी की जा रही थी। तभी पुलिस ने अभियान चलाकर तीनों तस्करों को रंगे हाथ उधर दबोचा। पुलिस ने बताया कि हबीबपुर होते हुए इसे बांग्लादेश तस्करी की जा रही थी। तस्करों के नाम वहदुल शेख, नूर इस्लाम व कबीर शेख है। उनमें उदुल शेख व नूर इस्लाम फरक्का थाने के अर्जुनपुर इलाके का रहने वाला है, जबकि कबीर शेख ओल्ड मालदा मंगलाबारी ग्राम पंचायत के जंगला इलाके का निवासी है। वहदुल शेख व नूर इस्लाम फेंसिडिल की तस्करी करने के फराग से ओल्ड मालदा थाना इलाका पहुंचे थे। यहां से उसे हबीबपुर सीमा होते हुए बांग्लादेश तस्करी की योजना थी। इससे पहले पुलिस अभियान चलाकर तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने रविवार को सभी आरोपियों को मालदा जिला अदालत में पेश किया। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव जिस मोबाइल दुकान में बरामद हुआ था, वह पिछले 2 महीने से है बंद। दुकान के मालिक को करना पड़ रहा है आर्थिक कठिनाइयों का सामना। 13 जुलाई को हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बलिया मोड़ इलाके में एक मोबाइल दुकान बरामदे से झूलता हुआ पाया गया था। इसके बाद से ही इस दुकान को पुलिस ने अपने कब्जे में रखकर पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है। लेकिन पिछले 2 महीने से दुकान बंद होने के कारण दुकान के मालिक कुतुर अली को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके परिवार का जीविका का साधन मात्र यह दुकान है, लेकिन अभी वहां बंद हो चुका है। कई बार दुकान खोलने को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ दुकान बंद होने से स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज करने का एकमात्र दुकान इस इलाके में यही था। আমরা এখানে মোবাইল রিচার্জ করি, রিপেয়ারিং কাজ করি, ফ্যানের রিপেয়ারিং কাজ করি, ইলেকট্রিকের আরও অনেক কিছু রিপেয়ারিংয়ের কাজ করি। ওর সমস্যা না, আমাদের সমস্যা না, আমরা কাস্টমার, আমরা কোথায় যাবো এখন, কোথায় পাচ্ছি না, আমরা মোবাইল টোবাইল রিচার্জ করব বা ফ্যান ট্যান ঠিক করবো পারছি না দূরে যেতে। তো ওটা দোকানটা খোলা হোক আর ওর 2 মাসের যে ডোনেশন দেওয়া হোক। সমস্যা তো হবেই, সমস্যা চলার মতো খুবই অসুবিধা, খাওয়া দাওয়া খরচা পানি দোকানের উপর নির্ভর, কিছু তো আর নাই। ব্যবসা ওনার প্রচণ্ড ক্ষতি, কেন এটা গরমের সিজন, তো এটা ফ্যান ট্যান হাতের কাজ টুকটাক করেই ওটা দিয়ে সংসার চালায়। এখন তো ওনার মনে করেন যে ডাল সিজন চলেই গেল, সিজনটা চলেই যাচ্ছে, ঠান্ডা এখন চলে আসতেছে, তো ওই জন্য ওনার একটু খুব পরিশ্রম হয় বা ওনারা সরকারের কাছে কোনো চাচ্ছে কিছু। দোকানটাকে তো এখানে একটা দেবেনবাবু ফাঁসে দিয়েছিল, ওইটার জন্যই এইটা মোবাইল আর ইলেকট্রিক মালা থাকে 13 জুলাই থেকে আজ অবধি। দোকানে তো মোবাইল, বাকি পাঙ্খা টাঙ্গা, লাইনের মাল এগুলো আর কি। আর আমি ওই রিপেয়ারিং করি। আমাকে তো বলেনি, যখন ঘিরে আমাকে বলেনি যে আমার তোমার দোকানটা ঘেরা দিলাম, বলেনি। আমি আসে দেখলাম যে আমার দোকান ঘেরা আছে, তাদের দেখলাম যে এটা সরকারি ফিতা যৌতুক, তা আমি খুলি নিজের মনে। ওই জন্য আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। পুলিশ বললো আমার কাছে কেস নাই, তুমি সিআইডি অফিসে চলে যাও কর্ণজোড়ায় গিয়েছিলাম, কর্ণজোড়ায় 2 বার গেলাম। ওরাও আজকাল করছে। जलपाईगुड़ी में श्याम परिवार की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी मारवाड़ी विद्यालय के नजदीक आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन राज्य के टी डायरेक्टर सह सभापति कृष्ण कुमार कल्याणी ने किया। काफी संख्या में यहाँ पर लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि एकत्रित रक्त को जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में भेजा जाएगा। शंकरलाल मालाका, जलपाईगुड़ी। আমি শ্যাম পরিবার
জলপাইগুড়ি শ্যাম পরিবারের একজন সদস্য। তাদের উদ্যোগে কি প্রোগ্রাম? শ্যাম পরিবারের উদ্যোগে আজকে এই রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। বিগত দিনে যে রক্তের সমস্যা, দেশে সংকট রয়েছে, সেই ভাবনা চিন্তা করে আজকে আমরা রক্তদান শিবির আরম্ভ করেছি। কোথায় করলেন, কোন জায়গায়? এটা সাহা ধর্মশালা, জলপাইগুড়ি দিনবাজার। কেমন আশা করছেন? আমরা আশা করছি 40 থেকে 50 ইউনিট রক্ত আশা করি সংগৃহীত করতে পারবো, এবং এই রক্তদান কালকে যে লকডাউন আছে এটার জন্য রোববারে আজকে করে নিচ্ছি। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सरकार ने अनलॉक 4.0 में दी बड़ी रियायतें। चलेंगी मेट्रो। 21 सितंबर से 100 लोगों की लिमिट के साथ राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, परंतु कुछ शिक्षण संस्थाओं में भी शुरू होगी पढ़ाई। राज्य अपनी मर्जी से नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच देश अनलॉक 4.0 की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। कुछ गिनी चुनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सब की अनुमति मिलेगी। 5 महीने बंद रहने के बाद अब मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से फिर शुरू हो जाएगी। स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। 1 सितंबर से पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए IIT और IIM जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थाओं तथा PhD जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्था खुल सकेंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थायी स्थिति को देखते हुए SOP जारी करेगा। 21 सितंबर से राज्य अपने यहाँ स्कूल में 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग एवं अन्य गतिविधियों को इजाजत दी जाएगी।
अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। 5 से लेकर 20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के 3102 नए मामले सामने, डिस्चार्ज रेट हुआ 81.42%। वेस्ट बंगाल कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3102 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3126 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। वहीं संक्रमण से 53 लोगों की मौतें भी हुई है। राज्य में अब तक कुल कोरोना संक्रमण के मामले 1,56,766 सामने आए हैं, जबकि 1,27,644 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से 3,126 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोलकाता में 470, हावड़ा में 149 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि कोलकाता में 560, हावड़ा में 182 लोग ठीक होकर अपने घर वापस चले गए। कालियागंज में आयोजित योगदान सभा में कन्हैयालाल अग्रवाल ने भाजपा पर लगाया लोगों को प्रलोभन देकर पार्टी में शामिल करने का आरोप। राज्य के निवासियों को आवास योजना का प्रलोभन देकर भाजपा पार्टी में शामिल किया जा रहा है, लेकिन जब इसकी हकीकत लोगों को बताया जा रहा है, लोग फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रही है। बातें कालियागंज ब्लॉक के शंकरपुर इलाके में स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित योगदान सभा में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा कि लोगों को गलत तरीके से बहला फुसलाकर भाजपा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राज्य की जनता मूर्ख नहीं है, वहां भाजपा की हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं। इस सभा में शंकरपुर इलाके से काफी संख्या में लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, जिसको कन्हैयालाल अग्रवाल, कालियागंज के विधायक तपन देव सिंह, ब्लॉक सभापति नेताए वैश्य ने पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया। धनकल ग्राम पंचायते शंकरपुर बुथे आज के 25टा परिवार আমাদের দলে আবার যোগদান করেছেন। বিজেপি যেহেতু এখানে একটা মিটিং করেছিল, আমাদের যারা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা লোকজন ছিলেন তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে ভুল বুঝিয়ে তাদের বিজেপি নিজের দলে নিয়ে নিয়েছিল। আজকে আবার ওনাদের আমরা সবাই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সবাই যোগদান করেছে। আমি ওনাদের বলেছি যে আপনারা কাউকে ভয় পাবেন না, আপনাদের বিজেপি পঞ্চায়েতের কোনো ক্ষমতা নেই যে কারোর একটা ঘর বিজেপি পঞ্চায়েত কেড়ে নিতে পারবে। যাদের যাদের ঘরের লিস্টে নাম আছে সবাই ঘর পাবে। আর পরিষ্কার আমি একটা মাইকিং করাই দিয়েছি আমাদের এখানকার ব্লক প্রেসিডেন্টকে দিয়ে যে ঘর পাওয়ার জন্য কেউ কাউকে একটা টাকা দিবেন না। সবাই আমাদের দলে আবার যোগদান করেছে। আগামী দিনে আমরা এখানে এই বুথ থেকে এবং এই ধনকল পঞ্চায়েত থেকে আবার আমরা লিড নেব। আর আমি আজকের দিনে 2021 যে বিধানসভা যুদ্ধ তার বিগুলটা আমি আজকে বাজিয়ে দিয়ে গেছি। श्रीनगर के पंथा चौक में सुरक्षा बलों पर हुआ बड़ा आतंकी हमला, 3 आतंकी ढेर परंतु एक एएसआई भी शहीद। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने श्रीनगर के पंथा चौक पर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त नाके पर शनिवार देर रात को गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर दोबारा फायरिंग की। गोलीबारी में पुलिस के एएसआई बाबू राम वीरगति को प्राप्त हो गए। मुठभेड़ में 3 आतंकी भी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का तेज प्रहार जारी है। 24 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों के इस मुठभेड़ को लेकर 9 आतंकी मारे गए हैं। दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। दुनिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोविड-19 से संक्रमित। ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 1.20 लाख के पार। यहाँ सीओ पाउलो राज्य में सबसे ज्यादा लोगों की गई जान। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,51,63,150 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,75,06,054 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,46,734 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 24 घंटे में 41,350 नए मामले सामने आए और 758 लोगों की मौतें हुई। इसी के साथ यहाँ मौतों का आंकड़ा 1,20,262 पहुंच चुका है। यहाँ सीओ पाउलो राज्य में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। बीते 24 घंटे में सीओ पाउलो में 250 लोगों की मौतें हुई है। यहाँ अब तक 29,944 मौतें दर्ज हुई। देश में अब तक 38,46,945 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस ब्राजील के आदिवासी बाहुल इलाके जवेरी वैली तक पहुंच चुका है। यहाँ इलाका देश के काफी हिस्सों से कटा हुआ है। यहाँ मारू और तिकुना समुदाय के एक आदिवासी की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। देश में शुरू होने जा रहा है अनलॉक 4.0 के बीच
पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 78,761 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंचा। भारत में कोविड-19 के मामले 35 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। रविवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। रविवार को एक दिन में 78,761 नए मामले सामने आए। यहां अब तक एक दिन में संक्रमित मामलों की सर्वाधिक संख्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 948 लोगों की मौतें हुई है। इससे मृतकों की संख्या बढ़कर 63,498 पहुंच चुकी है। देश में संक्रमण के मामले 35,42,734 हो गई है, जिनमें से 7,65,302 लोगों का उपचार चल रहा है और 27,13,934 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने शनिवार को 7 घंटे तक पूछताछ की थी। जांच एजेंसी आज फिर रिया से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने उन्हें 10 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया था। इस दौरान केंद्रीय एजेंसी उनसे ताबड़तोड़ सवाल कर सकती है। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने रिया से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी। सिद्धार्थ पठानी, सैमुअल मरांडा, नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ की गई। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।